बीए प्रथम वर्ष के बच्चे कृपया ध्यान दें। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी चैप्टर 1 वीडियो नंबर 2 है। परीक्षा हॉल प्रवेश करने से पहले आप हमारे वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। यही से प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलते हैं। तो सर्वप्रथम आपको जाना है कमेंट बॉक्स में और आपको जो भी सब्जेक्ट का नोट्स या सजेशन चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख देना और इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल निःशुल्क में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो को प्रारंभ करते हैं, अंत तक हमारे साथ बने रहना है। सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपसे नहीं पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। सभी वीडियो को देख लीजिएगा। सन 1919 में सौरमंडल की उत्पत्ति, जी हाँ, सन 1919 में जो है सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन करने वाले विद्वान कौन है? सन 1919 में सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन करने वाले विद्वान कौन है? इसके बारे में आपको बताना है जेम्स जीन्स। जी हाँ, जेम्स जीन्स ऐसे महान विद्वान थे जिन्होंने 1919 में सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया था, जेम्स जीन्स। इसके बाद आप सभी को ये क्वेश्चन पता होगा, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि प्रमुख ग्रह कितने हैं, ठीक है, आप सभी को पता होगा। तो प्रमुख ग्रह की संख्या जो है कुल मिला के 9 है, ठीक है। और इन प्रमुख ग्रहों के मुखिया कौन है? तो सूर्य है, ठीक है, सूर्य। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाएंगे और आपके पार्ट 1 में भी पूछे जा रहे हैं। तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? ये प्रश्न काफ़ी लाजवाब है प्यारे दोस्तों। तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है और सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है, ठीक है प्यारे दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस महासागर ने अकेला ही धरातल का 1/3 भाग घेर रखा है? किस महासागर ने अकेला ही धरातल, मान के चलो ये धरातल है, आपका धरातल है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो घेर रखा है 1/3, यानी कि एक भाग जो है वो खाली रखा है, बाकी तीसरा भाग जो है घेर रखा है। ये कौन से महासागर हैं इसके बारे में बताना। ये प्रश्न आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर एक ऐसा महासागर है जो हमारा धरातल, मान के चलो ये हमारा धरातल है, इसका तीसरा भाग इन्होंने, 3 भाग इन्होंने घेर रखा है, एक भाग ही माना कि खाली है, ठीक है, वो है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे, 100% गारंटी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, संसार के अधिकतर पर्वतों की ऊंचाई कितने मीटर के आसपास होती है? यानी कि संसार में बहुत सारे पर्वतों हैं और सब की अधिकतर यानी कि एक एवरेज ऊंचाई कितने मीटर के आसपास होनी चाहिए, इसके बारे में आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों 3000, जी हाँ, पर्वतों की ऊंचाई 3000 मीटर के आसपास होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपके कम्पिटिटिव यानी कि एसएससी रेलवे में पूछे जाएंगे, साथ ही साथ आपके बीए पार्ट 1 में भी पूछे जाएंगे। इनमें वलित पर्वत का उदाहरण कौन सा है? इनमें वलित पर्वत का उदाहरण कौन सा है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब और जानदार क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी इसको कॉपी करते जाओगे, ठीक है। इनमें वलित पर्वत की बात जब की जा रही तो हिमालय है, जहाँ की ऋषियों मुनियों का डेरा है हिमालय। अभी भी आपको बहुत सारे ऋषि मुनि देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं ये प्रकृति का गोद माना गया है, ठीक है, और भारत की कहीं ना कहीं ये शान मानी गई है हिमालय। इनमें वलित पर्वत का उदाहरण पाया गया हिमालय में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि इनमें से किस भू आकृति का निर्माण भ्रंश प्रक्रिया द्वारा होता है? इसमें किस भू आकृति का निर्माण भ्रंश प्रक्रिया द्वारा होता है? ये प्रश्न भी काफ़ी लाजवाब है, शानदार है। तो प्यारे दोस्तों धसान घाटी एक ऐसी भू आकृति का निर्माण है जो कि भ्रंश प्रक्रिया द्वारा होता है। जी हाँ, भ्रंश प्रक्रिया द्वारा होता है धसान घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग रुक करते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्लॉक पर्वत यानी कि भ्रंशोत्थ पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है? आपको बताना निम्नलिखित में से कौन ब्लॉक पर्वत है। तो प्यारे दोस्तों काफ़ी शानदार इसका आंसर होना चाहिए, आप सभी कमेंट करके बताओगे। ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, वो जो है एक ब्लॉक पर्वत है, ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग रुक करते हैं। हॉर्ज, जी हाँ, हॉर्ज पर्वत निम्नलिखित में से किस प्रकार के पहाड़ के उदाहरण है? हॉर्ज पर्वत जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार के पहाड़ का उदाहरण है, इसके बारे में आपको बताना है। तो क्वेश्चन आंसर इसका हो जाता है भ्रंशोत्थ, ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इटली की एटना किस प्रकार का ज्वालामुखी है? इटली का जो एटना है वो किस प्रकार का ज्वालामुखी है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा सकते हैं। इटली की एटना किस प्रकार का ज्वालामुखी है? शांत है, सुसूत है, मृत है, सक्रिय है, कौन सा है आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों ये एक्टिवेट ज्वालामुखी है, यानी कि ये हमेशा सक्रिय है, ठीक है, ये अभी चलता फिरता ज्वालामुखी है। इटली का एटना ज्वालामुखी जो है अभी चलता फिरता यानी कि सक्रिय है और शांत नहीं है, ना ही मृत है, ना ही सुसुप्त है, ओनली फॉर सक्रिय। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ज्वालामुखी मान के चलो ये ज्वालामुखी है, ठीक है,
ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी के ये जो मुंह है, ज्वालामुखी के मुंह को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो ज्वालामुखी के मुंह को हम लोग कहते हैं क्रेटर, याद रखिएगा, ठीक है। SSC रेलवे में भी पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ज्वालामुखी के मुंह को क्रेटर कहते हैं, आपके एग्जाम में 100% पूछाएंगे। अफ्रीका का पठार इनमें से किसका उदाहरण है? अफ्रीका के पठार का इनमें से कौन सा उदाहरण है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा। तो महाद्वीपीय पठार, महाद्वीपीय पठार जो है अफ्रीका के पठार का उदाहरण है। महाद्वीपीय पठार जो है वो अफ्रीका के पठार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से अंतः पर्वतीय पठार का उदाहरण कौन है? अंतः पर्वतीय पठार का उदाहरण कौन है? क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि अंतः पर्वतीय पठार का उदाहरण कौन है? तो प्यारे दोस्तों इसका आंसर होता है बोलिविया का पठार। बोलिविया का पठार, जी हाँ, बोलिविया का पठार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तिब्बत किस प्रकार का पठार है? हमारा जो तिब्बत है, हमारे पड़ोसी तिब्बत किस प्रकार का पठार है, इसके बारे में आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अंतर पर्वतीय, जी हाँ, अंतर पर्वतीय जो है पठार है। काफ़ी शानदार नज़ारा है यहाँ का, एक बार जरूर घूमने जाइएगा, समय मिलेगा आप सभी को। तो तिब्बत किस प्रकार का पठार है? अंतर पर्वतीय पठार। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विश्व में सबसे ऊंचा पठार कौन है? ये SSC रेलवे में भी पूछे जाते हैं और आपके पार्ट 1 में भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का विश्व में सबसे ऊंचा पठार कौन है, इसके बारे में आपको बताना है। प्यारे दोस्तों इसका क्वेश्चन काफ़ी शानदार है। तो ये हो जाता है पामीर का पठार। पामीर का पठार एक ऐसा पठार है जो कि विश्व के सबसे ऊंचा पठार के नाम से जाना जाता है, पामीर का पठार, पामीर का पठार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम लोग चलते हैं। वीडियो छोड़ के मत जाना क्योंकि यही प्रश्न बनने। क्वेश्चन नंबर 52 है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महादेश में है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महादेश में है? प्यारे दोस्तों ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया में, जी हाँ। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है आपको जो है ऑस्ट्रेलिया महादेश में देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया एक महादेश है जहाँ पे आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखने को मिलता है। इसके बाद लावा पठार में किस प्रकार की चट्टान मिलती है? लावा एक पठार है, जी हाँ, लावा एक पठार है। और यहाँ पर आपको किस प्रकार की चट्टान देखने को मिलती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो बताइए एक बार कमेंट करके। तो प्यारे दोस्तों इसका आंसर बेसाल्ट। बेसाल्ट चट्टान जो है वो लावा पठार में पाए जाते हैं। लावा पठार में किस प्रकार की चट्टान मिलती है? तो बेसाल्ट। बेसाल्ट एक चट्टान है और ये लावा पठार में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित इनमें से कौन ज्वालामुखी पूर्वी अफ्रीका में स्थित है? यानी कि आपको केनिया एक ज्वालामुखी है, कोटोपेक्सी एक ज्वालामुखी है, मेन एक ज्वालामुखी है। इसके बाद बात कर ले हम लोग, एटना एक ज्वालामुखी है। परंतु इनमें से कौन ऐसा ज्वालामुखी है जो कि पूर्वी अमेरिका में देखने को मिल रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों इसका आंसर होता है केनिया। केनिया जो है केनिया ज्वालामुखी, केनिया ज्वालामुखी आपको पूर्वी अफ्रीका में देखने को मिलता है। पूर्वी अफ्रीका, जी हाँ, पूर्वी अफ्रीका में आपको केनिया नामक ज्वालामुखी देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद इनमें से कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? जी हाँ, इनमें कौन सा घाट केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? इनमें आपको बहुत सारे घाट के नाम दिए गए हैं और उसमें आपको चयन करना है कि कौन ऐसे घाट है जो केरल को तमिलनाडु से मिलाता है। तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में हम लोगों को चलना होता है, पालघाट। पालघाट एक ऐसा घाट है जो कि केरल को तमिलनाडु से मिलाता है। केरल को तमिलनाडु से मिलाने वाला पालघाट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 56 है, सतपुड़ा। सतपुड़ा का सबसे ऊंचा भाग कौन पहाड़ी है? सतपुड़ा का सबसे ऊंचा भाग, ठीक है, सबसे ऊंचा भाग कौन सा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। प्यारे दोस्तों महादेव, जी हाँ, महादेव। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सतपुड़ा का सबसे ऊंचा भाग कौन पहाड़ी है? तो महादेव पहाड़ी है। सतपुड़ा का सबसे ऊंचा भाग महादेव पहाड़ी है। ऐसे भी आपको याद रहेगा। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच कौन नदी बहती है? इधर विंध्याचल है, इधर सतपुड़ा है, इनके बीच जो है कौन सी नदी बहती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों इसके बीच में जो है नर्मदा नामक नदी जो बहती है, ठीक है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच जो है नर्मदा नामक नदी बहती है और सतपुड़ा का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? तो महादेव है, ठीक है। नदी जिस स्थान से निकलती है उसे क्या कहते हैं? नदी मान के चलो कि कोई नदी है, इस स्थान से निकल रही है और ये मान के चले आपके घर तक जा रही है, तो इस स्थान को हम लोग क्या कहेंगे, इसके बारे में आपको बताना है। तो कमेंट करके बताइएगा। उद्गम, जी हाँ, जहाँ से निकलते हैं उसको कहते हैं हम लोग उद्गम। हंगरी, जैसे मान के चलो कि हमारा जन्मभूमि, जैसे कि मान के चलो कि हम मुंबई में मेरा जन्म होता है तो हमारा जन्मभूमि मुंबई हो जाता है। उसी प्रकार नदी का जन्म जहाँ से होता है उस स्थान को हम लोग उद्गम कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हंगरी का मैदान, जी हंगरी का मैदान इनमें से किसका उदाहरण है? हंगरी का मैदान इनमें से किसका उदाहरण है, इसके बारे में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों इसका आंसर होता है सरोवरीय मैदान। सरोवरीय मैदान, जी हाँ, ये हंगरी का मैदान का उदाहरण है। सरोवरीय मैदान जो ये हंगरी के मैदान का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन हिमनद
से संबंध है। जी हाँ, इनमें से यानी कि बहुत सारे मैदान का नाम दिया गया है, इसमें से कौन हिम नदी से संबंधित है, इसके बारे में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। तो इसका आंसर आपको हो जाता है आउटवाश मैदान। आउटवाश मैदान जो है वो हिमनद से संबंध है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 61, गंगा डेल्टा स्थित दलदल भूमि को क्या कहते हैं? गंगा डेल्टा के स्थित आसपास जो है दलदल भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? गंगा के डेल्टा के आसपास जो है दलदल भूमि को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो बिल, जी हाँ, गंगा डेल्टा स्थित दलदल भूमि को हम लोग बिल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है इनमें से कौन भूमिगत जल से बनी आकृति है? जी हाँ, इसमें भूमिगत जल से बनी आकृति कौन सी है, इसके बारे में आपको बताना है। तो भूमिगत जल से आकृति कौन सी बनी हुई है आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हो जाता है निसृत ताश्म। निसृत ताश्म जो है ये भूमिगत जल से बनी आकृति है, भूमिगत जल से बनी है निसृत ताश्म। सोन नदी की उत्पत्ति कैसे हुई? सोन नदी की उत्पत्ति, जैसे सोन नदी का आप लोग काफ़ी नाम सुने होंगे, क्या ये इसकी उत्पत्ति वर्षा होने से हुई, क्या झरना से हुई, क्या बर्फीले पहाड़ से हुई, क्या झील से हुई, इसके बारे में आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों कमेंट करके बताओ एक बार, देखेंगे आप लोग कितना जानते हो। तो झरना से इस सोन नदी की उत्पत्ति हुई। आपसे कोई पूछ दे सोन नदी की उत्पत्ति किससे हुई, क्या वर्षा के पानी से हुई, तो बिल्कुल नहीं, झरना के पानी से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नदियों की निक्षेपण से बने, जी हाँ, नदियों के निक्षेपण से बने मैदान को क्या कहते हैं? नदियों के निक्षेपण से बने मैदान को हम लोग क्या कहते हैं? तो जलोढ़ मैदान कहते हैं। नदियों के निक्षेपण से बने, जैसे मान के चलो कि नदी है, नदी के साथ पानी के साथ साथ नई मिट्टी आती है, नई मिट्टी जो वहाँ रखी जाती है उसको कहते हैं जलोढ़ मैदान। ठीक है, नदियों के निक्षेपण से बने मैदान को हम लोग कहते हैं जलोढ़ मैदान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग रुक कर लेते हैं अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन सी स्थलाकृति नदी निक्षेपण से बनी है? नदी निक्षेपण से बनी है, इसके बारे में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ पंख से बनी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है कि कौन डेल्टा के निर्माण में सहायक है? डेल्टा के निर्माण में कौन कौन सहायक होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो नदी का असंख्य धाराओं में बंटना। जी हाँ, जैसे नदी है, ठीक है, ये कोई नदी है तो नदी की बहुत सारी धाराएं जो हैं उसी असंख्य धाराओं में बंटना, उसी को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा। जैसे सुंदरवन का डेल्टा जो है आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलते हैं, ये काफ़ी बहुत बड़ा डेल्टा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग को रुक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है इनमें से किस स्थलाकृति का संबंध हिम नदी से है? तो आपको बताना है नीलंबी घाटी। नीलंबी घाटी जो है ये स्थलाकृति का संबंध हिमनद से है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना, और आपको जो भी सब्जेक्ट का नोट्स या सेशन चाहिए मुझे कमेंट करके बता दो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।